अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने स्पेन और स्पेनिंग सेट के बारे में पढ़ा था। उसके कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। नाउ सेक्शन 4.5 है लीनियर इंडिपेंडेंस। इसमें हम लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी एग्जांपल को यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल 1 है। यहाँ पे पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जो सेक्शन 4.3 में हमने एक एग्जांपल की थी उससे रिलेटेड है। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, देन हम जो इसकी डेफिनेशन है वो फॉर्मली करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है। तो डेफिनेशन करने से पहले हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। So in example 5 of the section 4.3 we showed that the set W of the all the vectors of the form where A and B are real numbers in is a subspace of R cube। ये हमने शो करवाया था। ये इस एग्जांपल में ये हमने यहाँ पे दिया था कि W जो है सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन R क्यूब है और ये इस फॉर्म का है। तो यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई करवा दिया था कि ये क्या हमारे पास इसको स्पेन कर रहा होता है। सो नाउ ईच ऑफ द सो हमने ये प्रूव किया था कि ये क्या है, इसकी सब स्पेस है R क्यूब की। तो हमने उसको शो करवाया था कि इसके हम लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंट मैट्रिसेस। तो ये इसकी क्या बन गई थी, सब स्पेस। सो सेट्स इज अ स्पेनिंग सेट फॉर W। तो ये हमारे पास जो हमें दिए हुए हैं S1, S2, S3, इसको हमने यहाँ पे अब यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है कि ये इस W के क्या है, स्पेनिंग सेट है या नहीं है। तो इसको आप जो है डिफरेंट इसको एडिशन करके अगर इसके हर वेक्टर को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो देन ये क्या होंगे, इसके स्पेनिंग सेट में आ जाएंगे। सो S1 है हमारे पास 101 एंड ये हमारे पास S1 है, S2 एंड S3। तीन हमारे पास ये सेट्स दिए गए हैं। So now example 1, since the vectors in S3 span W, ये हमने इसको चेक कर लिया था कि ये W को स्पेन S3 is a subset of S1 and S2 is the following vector V। तो यहाँ पे देखें ये इस W को स्पेन कर रहे हैं। यहाँ से आप इसका अगर इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पे चलिए इसको कर लेते हैं। ये इसको हम लिख सकते हैं इसके कॉम्बिनेशन में कि A1 next 101 plus A2 011 plus A3 3 2 एंड 5। तो इस तरह से इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और जब हम इसका यहाँ पे अगर रिजल्ट लिखते हैं तो फाइनल ये बनेगा हमारे पास A1 प्लस 3A3 और नीचे हमारे पास ये आएगा A2 प्लस 2A3 और लास्ट पे आएगा A1 प्लस A2 प्लस 5A3। तो अब देखें यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें अगर हम इसको और इसको नीचे दोनों को, तो हमारे पास ये वाला लास्ट वाला मिलता है। जैसे कि हम A और B को ऐड करें तो हमारे पास थर्ड मिलता है। तो इसका मतलब है कि S1 जो है वो क्या कर रहा है, इसको स्पेन कर रहा है। तो इसी तरह इस बाकी जो S2 और S3 को भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ उसने नीचे मेंशन कर दी है। तो यहाँ पे सो S3 इज अ सबसेट ऑफ S1 एंड S2। जो S3 है वो S1 और S2 का सबसेट है। यहाँ से देख सकते हैं S3 जो है ये इसका भी सबसेट है और ये इसका भी सबसेट है, क्योंकि इसमें ये वाला जो सेट आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा और यहाँ पे ये इधर मौजूद है और यहाँ पे भी ये दोनों जो है हमारे पास वेक्टर जो है वहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब है S3 जो है वो सबसेट है। S3 इज अ सबसेट ऑफ S1 एंड S2। तो इन दोनों का क्या है, सबसेट है। तो इसलिए जो हमारे पास S2 है तो इसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो in S1 must be in S1 must be a linear combination of the vectors in S3 and similarly both vectors 0 0 and 2 0। तो यहाँ पे देखें हम यहाँ से वेक्टर्स इसके दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ से आप एक चीज़ अगर नोट करें तो यहाँ पे अगर इसका कोई हम यहाँ पे लेते हैं वेक्टर, उसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सेम इसी तरह इससे इसके जो हमारे पास हैं उसको इसके किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं।
क्योंकि हमारे पास S3 जो है इन दोनों का सबसेट है और इसके एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और इस तरह ये सेम देखें यहाँ पे, यहाँ से उसने यहाँ पे देखें इन S2 मस्ट बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इन वेक्टर S3। सो ये 2 वेक्टर लिए हैं जो कि किससे बिलॉन्ग करते हैं S3 से और उनको हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया जो कि 3 2 5 जो है, जो कि बिलॉन्ग कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे S1 में। यानी S3 के ये 2 वेक्टर हैं इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो S1 में मौजूद है। फिर नीचे जो है हमारे पास ये 2 वेक्टर लिए हैं और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन या 0 0 जो कि इन्हीं का दोबारा से हमने लीनियर कॉम्बिनेशन देखा है और वो अब किस में आ रहा है, वो इस S2 में आ रहा है। ये एक डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन है। सेम अगेन इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन हम बनाया है और वो जो है अगेन इस सेट के अंदर आ रहा है और वो ये वाला आ रहा है। यानी कि S3 के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो S1 में भी मौजूद है और S2 में मौजूद है। और S1 जो है उसको अगर हम ये जो हमारे पास S1 है, इसकी जो तीनों हमारे पास वेक्टर है, इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएँ, तो वो भी इस S2 में यहाँ पे मौजूद है। देख सकते हैं आप कि हमने तीनों लिए हैं S1 से और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो S2 में मौजूद है। सेम हमने अब S2 के जो अपने हमारे पास हैं, उसका अपना जो वेक्टर है, ये वाले चारों वेक्टर जो हैं, इनका हम अगर 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएँ, तो वो चौथे में बन जाता है और कोई से भी 3 का। तो इसका मतलब है इसका अपने ही अंदर जो है लीनियर कॉम्बिनेशन मौजूद है। सो S2 ये उसने यहाँ पे 2 बना दिए हैं। सो इट फॉलोज़ दैट इफ स्पेन S इज़ इक्वल टू V, तो इसका मतलब है कि इसका हर वेक्टर जो है उसको हम क्या कर सकते हैं वो इसका उसको हम स्पेन किया जा सकता है, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड देयर इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन S विद द कोएफिशिएंट नॉट ऑल 0 के अब हमारे पास देखें हमारे पास 0 भी आ रहा है लेकिन इसके तमाम जो कोएफिशिएंट है वो 0 भी नहीं है। ये कि यहाँ पे 2 0 है लेकिन ये हमारे पास नॉन 0 है और हमें ये 0 दे रहा है। यहाँ पे ये 2 नॉन 0 हैं और ये हमें क्या दे रहा है 0 आ रहा है। ये बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की डेफिनेशन को, तो वो हम फॉर्मूला डिफाइन करते हैं तो आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जस्ट इसको एज़ अ एग्ज़ाम्पल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो स्पेन है वो पूरा V आ गया कि इसका V का जो हर वेक्टर है वो क्या कर सकता है उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो हमने कहा था कि जब हर वेक्टर लिखा जा सके तो देन वो उसके इक्वल ही आ जाएगा पूरा सेट। So that gives the zero vector. Then some subset of S is also a spanning set of for V. तो इसके जो सबसेट हैं S के सबसेट ऑफ S जो हमने लिए हैं जैसे कि S1, S2, S3 वो फिर क्या होंगे वो आल्सो क्या होंगे इसके स्पेनिंग सेट होंगे फॉर S क्योंकि उसका हर जो है हमारे पास वो क्या कर रहा है उसको स्पेन कर रहा है। लो अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। जो असल चीज़ है वो यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी। The vectors v1, v2, vk in a vector space V are said to be linearly independent if there exists a constant a1, a2, ak not all zero such that ये हमारे पास है। लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हमारे पास वेक्टर्स हों ये v1, v2, v3 और इनको हम क्या करें लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिखें कि जब उन सब का सम करें तो हमारे पास किसके इक्वल आए 0 के और 0 के इक्वल आने के बाद ये हमारे पास जो A1 है, A2 है, AK ये हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे कांस्टेंट जो है, ये तमाम के तमाम 0 नहीं होने चाहिए। लेकिन यानी कि इसमें कुछ 0 हो सकते हैं लेकिन दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एट लीस्ट इनमें से एक जो है वो कम से कम नॉन 0 होना चाहिए। एट लीस्ट वन ऑफ वन ऑफ देम मस्ट बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो कम से कम एक जो है वो नॉन 0 होना चाहिए, तो देन ये से हम बोलेंगे कि ये क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है। यानी कि हमारे पास A1 अगर 0 है, A2 अगर 0 है, ये सारे 0 हैं, कम से कम एक है हमारे कह लें कि A के उसको कह लें, ये हमारे पास 100 कह रहे हैं कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए नॉन 0 एक भी नॉन 0 हो गया, बाकी सारे 0 हो गए और उनका जब लीनियर कॉम्बिनेशन है वो उसको हम 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फिर ये क्या होगा हमारे पास डिपेंडेंट होगा। और दूसरे अल्फाज में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास V1, V2, V3, V4 ये हमारे पास 4 वेक्टर है। अब अगर हमने इसको लिखना कि लीनियरली डिपेंडेंट है V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस A4
B4 इज इक्वल टू 0। हम इसको 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको लिख पा रहे हैं। तो अगर ये ऐसा होता है कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये क्या हो तमाम के तमाम जो है वो 0 ना हो, या अगर ऐसा होता है कि इनमें से फॉर एग्जाम्पल 1 0 कर दें, A2 0 कर दें, A3 0 कर दें, लेकिन A4 जो वो क्या हो, 0 ना हो, तो फिर ये क्या कहलाएँगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएँगे। और अगर ऐसा हो, दूसरी बात अगर ऐसा हो कि तमाम के तमाम 0 हो जाए, A1 भी 0, A2 भी 0, A3 भी, A4 भी, देन ये क्या कहलाएगा, देन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। तो पहले इसको आप देखो, आप और तरह भी लिख सकते हैं कि इसका माइनस A1 B1 इक्वल टू A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस A4 B4, जिस तरह के हम पहले लिखते थे कि अगर हम कोई वेक्टर होता है तो उसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं V1 A1 B1 प्लस A2 B2। तो ये हमने उस फॉर्म में इसको लिख लिया है। तो इसमें क्या किया हमने, जो A1 फॉर्म ले गया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब फॉर्म में तब ये जो हमारे पास है A1, अब ये इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकेंगे। इसका मतलब वो अब ये डिपेंडेंट है, अब डिपेंडेंट है, ये वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ये वैल्यू जब हम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास चेंज होगी, लेकिन इन वैल्यू पे आप ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अगर ये भी हमारे पास 0 हो जाए, ये हमारे पास अगर हम कहते हैं कि इसके बाद 0 है, तो देन ये तो वैसे 0 हो जाएगा। तो अगर ये वैसे 0 होगा तो ये भी हमारे पास 0 आ, फिर ये डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि ये इंडिपेंडेंट हो। होप सो ये चीज़ समझ आ गई होगी, आगे इसकी एग्जांपल करेंगे तो मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह उसको लिखा जा सके और उसके जो कांस्टेंट हैं वो तमाम के तमाम 0 ना हो, या कम से कम एक उसमें से नॉन 0 हो, तो देन वो क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। और अदरवाइज़ V1, V2, Vk आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, अगर ये इंडिपेंडेंट कहलाएँगे, अगर ऐसा हो कि इनको हम लीस्ट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें 0 के, और A1, V2, A2 इस तरह के 0 में, और A1 भी 0, A2 भी, A3 भी सारे क्या हो जाएँ, सारे कांस्टेंट 0 हो जाएँ, तो देन ये क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। सो नीचे इफ S, then we also say that S is a linearly dependent or linearly independent if the vectors have the corresponding property। तो अगर हमारे पास कोई S वेक्टर दिया हुआ है, इसको चेक करना है हमने, तो देन इसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, इसको हम चेक करेंगे कि लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है, वो कैसे हम इसको चेक करते हैं। एग्जांपल 2 है, डिटरमिन वेदर द वेक्टर्स, ये हमारे पास वेक्टर दिए गए हैं V1, V2 एंड V3 और लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसको हमने चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे E1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 इज इक्वल टू 0। 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है तो लीनियर इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, ये सारे क्या होंगे, 0 होंगे। यानी कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे, ये सारे 0 हो जाएँगे, तो फिर ये क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। तो अब ये ऐसा एग्ज़िस्ट करेगा तो तब ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अगर इसमें से कम एक भी नॉन ज़ीरो हो जाता है, तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। सो हमने ये इसको इस तरह यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दी है, V1, V2 की, और यहाँ पे इसको 0 वेक्टर की फॉर्म में यहाँ पे शो करवा दिया। नाउ हमने यहाँ से इसका क्या बना लिया, होमोजेनियस सिस्टम बना लिया। इसको यूज़ करते हुए होमोजेनियस सिस्टम आ गया हमारे पास, और इसको हमने लिख लिया क्वांटम मैट्रिक्स की फॉर्म में। उसके बाद आपने वही इस पे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, और ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद इसको हमने कन्वर्ट कर लिया रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में। अब ये चीज़ें आपको इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको 1 बनाना है, देन इसके नीचे इस दोनों को 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, और ये हमारे पास क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये आप अप्लाई कर सकते हैं इनको, और अप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं। ये हमने पहले चीज़ें की हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको नहीं करवा रहे। सो ये हमारे पास आ गया, इसकी रिड्यूस्ड रोल्सलन फॉर्म आ गई है। तो यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से क्या बनेगा, लास्ट में तो हमारे पास वैसे ही 0 इक्वल टू 0 है, यहाँ से हम देखेंगे तो आएगा, इसको अगर आप कह रहे हैं कि x2, सॉरी यहाँ पे हमने A1 A2, तो उसको हम इस तरह से
यहाँ पे हमने लिया था A1 A2, तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि A इससे A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 0 सेकंड से, और फर्स्ट से हम ले सकते हैं A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो फर्स्ट है उसको ले सकते हैं A1 इज इक्वल टू A2, ये आ सकता है हमारे पास, और यहाँ से हम लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू माइनस A3। और अगर हम क्या करते हैं, इस A3 को यहाँ पे पुट कर दें, A3 इज इक्वल टू K, सम K पुट कर दें, तो देन हमारे पास ये सोल्यूशन क्या होगा, इस टाइप का बन जाएगा। ये हमारे A3 के, ये हमारे पास ऐसे है A1 A2 एंड A3। सो A3 के A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे K पुट करेंगे तो यहाँ पे आप K पुट करें तो ये बन जाएगा -2K, ये आ गया। और हमारे पास A1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास A2 है, और A2 हमने K पुट किया है, तो ये क्या बन जाएगा, K हमारे पास फर्स्ट आ गया। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, K-2 एंड K। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम जो है वो हमारे पास 0 नहीं है, यानी A1 A2 एंड A3 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0, तमाम 0 नहीं है। तो इसलिए अगर सारे वैल्यूज़ 0 नहीं है, यानी कि K इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। आप K को 0 यहाँ पे नहीं पुट कर सकते। K कोई भी रियल नंबर होगा वेयर K इज़ रियल नंबर बट K इज़ नॉट इक्वल टू 0। कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि तब ये इस सॉल्यूशन को क्या करेगा, सैटिस्फाई करेगा। सो अगर K पुट करते हैं तो हमारे पास 0 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है। तो K 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है इसका जो सॉल्यूशन है इसमें कोई भी कांस्टेंट जो हमारे पास आया है A1 A2 ये तमाम के तमाम 0 नहीं हो सकते। तो इसलिए ये क्या हो गया, अब ये पहली कंडीशन आ गई है कि A1 A2 सॉरी A1 A2 एंड A3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये तीनों हमारे पास 0 नहीं है, ये कम से कम एक भी नॉन 0 हो जाता, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ये हमारे पास ऐसा होता कि A1 A2 एंड A3 तीनों 0 हो जाते, तो फिर ये क्या हो जाना था, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो ये यहाँ पे इसको इस तरह से प्रूव कर दिया। नाउ एग्जांपल 3 है, आर द वेक्टर्स V1 V2 एंड V3 इन R4 लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। नो, इसको हम चेक करेंगे। सो यहाँ पे इसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और उसके बाद यहाँ पे इसका हमने बना लिया है होमोजेनियस सिस्टम। तो यहाँ पे इसका होमोजेनियस सिस्टम हमारे पास आ गया। सो यहाँ से हम बना लेंगे इसका होमोजेनियस सिस्टम। आप ये इसको बना सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करें, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आएगा A1, यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा A3, यहाँ पे A4, तो ये इसके साथ A1 जो होगा ये इसके साथ मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A1 एंड A3, क्योंकि V इसके साथ क्या होगा, A3 होगा। तो इस तरह से आप इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इसका लीनियर सिस्टम। अब लीनियर सिस्टम के आने के बाद इसको हमने क्या करना है, इसका लीनियर, इसको हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में। सो आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं, इन दोनों को यहाँ पे 0 करेंगे, यहाँ पे ये 1 है, इन दोनों को 0 बनाएँगे, यहाँ पे 1 बनाएँगे, 1 नहीं बना, यहाँ पे वो 0 हो गया, तो ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नो, इसको ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास जो अब मैट्रिक्स है, इसको हम अब चेक करेंगे। सो आप यहाँ से देख सकते हैं लास्ट रो से हमारे पास वैसे ही इज़ इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन से देखें तो हमारे पास आ रहा है A3 इज़ इक्वल टू 0। सेकंड से देखें तो आ रहा है A2 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट से देखें तो आ रहा है A1 इज़ इक्वल टू 0। सो इट्स मीन दैट A1 इज़ इक्वल टू A2 इज़ इक्वल टू A3 इज़ इक्वल टू 0। तमाम के तमाम जो हमारे पास कोएफ़िशिएंट थे, इसके कांस्टेंट वो क्या आ गए हैं, 0 आ गए हैं। तो ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन थी कि ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। थस द ओनली सॉल्यूशन इज़ द ट्रिवियल सॉल्यूशन, कि हमारे पास जब ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, तमाम के तमाम 0 होंगे, तो फिर ये वेक्टर्स क्या कहलाएँगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएँगे। Now example number 4 है, are the vectors v1 v2 and v3 in M22 linearly independent। M22 मैट्रिक्स है, यानी ये क्या है, इस हमारे पास यहाँ से हमने लिए हुए हैं, इसके ये क्या है, सबसेट है इस मैट्रिक्स के, जो कि हमारे पास क्या है, M22, जिसका ऑर्डर है 2 बाई 2। तो हमने इसको चेक करना है कि linearly इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले फॉर्म में लिखेंगे, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, यानी कि
हम इसको लिखेंगे कि A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 इज इक्वल टू 0। यानी 0 को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे A1 V1 A2 V2 एंड V A3 V3 की फॉर्म में। नाउ लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए अब क्या है कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन जो है वो ट्रिवियल आना चाहिए। नाउ हम इसको चेक करेंगे। तो इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की। पुट करने के बाद इसको हमने क्या किया यहाँ पे, परफॉर्मिंग द स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिंग द रिजल्टिंग मैट्रिसेस गिव्स। तो यहाँ पे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की और इनको ऐड कर दिया। यानी कि यहाँ पे हमने इसको इस तरह से किया। इसका अगर यहाँ पे इसको चले, यहाँ पे इसको हम अगर जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा 2A1 एंड यहाँ पे आ जाएगा A1, यहाँ पे A1, इस तरह से आ गया। नाउ सेकंड प्लस इसको जब अप्लाई करेंगे तो ये A2 2A2, यहाँ पे A2, यहाँ पे 0। नाउ इसको अप्लाई करेंगे तो 0 -3A3 -2A3 एंड A3, ये हमारे पास आ गया। अब तीनों को हम इनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम ऐड करते हैं तो ये देखिए ये इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2A1 A2, यहाँ पे 0 है तो ये ऐसे रहेगा। इसको ऐड करेंगे तो A1, यहाँ पे क्या है 2A2 और लास्ट पे क्या है 3A3, तो ये बन जाएगा। और इस तरह जब हम नीचे से देखें ये यहाँ पे वैसे 0 है तो 0 इसमें ऐड होगा A2 और ये इसमें ऐड होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। और फिर हम इसको इसमें ऐड करेंगे 0 में A1 और इसको A3 में, तो हमारे पास ये आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ गया 0 0 मैट्रिक्स। तो ये इसमें हमारे पास हमने इसको लिख दिया। नो हम यहाँ पे डेफिनेशन यूज करेंगे इक्वल मैट्रिसेस की, कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो, इक्वल हो, देन उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो जो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, देन ये इसके इक्वल और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई है, 4 इक्वेशन। तो लीनियर सिस्टम बन गया और इसको यूज करते हुए हमने बना लिया यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और देन इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में। इसके कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट रो से हमारे पास आ रहा है A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर हम इसकी A1 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगी A1 इज इक्वल टू -3। देन सेकंड रो से हम चेक करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आता है A2 -2A3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से A2 निकालते हैं तो आ जाएगा 2A3। नो ये हमारे पास आ गया सेकंड। वैसे दोनों लास्ट वाली वैसे 0 है। सो लेट A3 इज इक्वल टू K। A3 हमने K पुट कर दिया तो देन ये हमारे पास ये A2 क्या बन जाएगा 2K, और ये हमारे पास बन जाएगा -K। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है A1 A2 एंड A3 की क्या आ जाएगी, इसकी -K, A2 की 2K और A3 की K। तो ये सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन में इसको अगर हमने देखना चेक करना हो तो यहाँ पे K जो है हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर है और वो K कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास K जो हमने जो सॉल्यूशन आया है वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो क्योंकि K हमने लिया है तो A1 की वैल्यू हमारे पास आई है -K। तो ये K 0 नहीं होगा। इस 0 के अलावा कोई और जो है वो नंबर हमारे पास यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 जो होगा वो इसको सैटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे K 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई भी हम जो है इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास K 0 नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर होगा। तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, नॉन ट्रिवियल। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि A1 A2 A3 ये तमाम के तमाम 0 नहीं है। तो ये फिर क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और अगर ये सारे 0 आ जाते यानी इसका सॉल्यूशन जब वो ट्रिवियल आ जाता, देन ये क्या हो जाने थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाना था। नाउ एग्जांपल 5 है, to find out whether the vectors v1, v2 and v3 in R cube is linearly dependent or linearly independent, we form equation 1। हम इक्वेशन को इस तरह से बनाएंगे,
एंड सोल्व फॉर द A1 A2 एंड 3 और इसको वेरीफाई करेंगे वन को ये उसने यहाँ पे कर दिया है। सो इसको हम इस तरह से यहाँ पे चेक कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं इस फॉर्म में। सो यहाँ पे इसको इधर कर रहे हैं हम A1, यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा 1 0 0 प्लस A2, यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा 0 1 0 प्लस A3 और यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 और ये किसके कॉम्बिनेशन में आएगा 0 0 एंड 0 के। सो ये हमने यहाँ से हम इसका बना सकते हैं इसका सिस्टम, लीनियर सिस्टम तो ये आएगा A1, यहाँ पे हमारे पास 0 है तो 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 है तो A3 भी 0 रहेगा और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो सेकंड जो है हम A1 से बनाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास A1 अगेन यहाँ पे 0 है, A2 हमारे पास आ जाएगा 1, A2 1 है और यहाँ पे A3 भी 1 है तो प्लस आ जाएगा A3 इज इक्वल टू 0। और फिर लास्ट में बनाएंगे तो A1 0 है, यह भी 0 है और ये भी हमारे 3 भी 0 है, तो ये आ गया इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि A3 जो हमारे पास सॉरी यहाँ पे ये जो A3 था हमारे पास यहाँ पे ये नीचे इधर है पे 0 0 1 है, तो यहाँ पे इसको ये पहला तो ऐसे ही बनेगा सेम। दूसरा हमारे पास आएगा A1 भी 0 है, A2 जो है हमारे पास आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ पे जब लास्ट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा A3 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ हम इसको इस तरह से बनाएंगे, इसको शो करवा देते हैं। A1 अब कब आएगा, A1 को हम इसके साथ देखेंगे, ये A1 यहाँ से ये लेंगे और यहाँ से ये और यहाँ से ये एलिमेंट, तो A1 यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है तो A1 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे भी 0 है, A2 भी 0, A3 भी 0, तो हमारे पास ये फर्स्ट आ गया। सेकंड हम देखेंगे A1 को इसके साथ 0 के साथ, यहाँ पे 0 है तो A1 0 कोएफिशिएंट, A2 हमारे पास 1 है तो ये आ गया A2 और यहाँ पे A3 अगेन 0 है और इज इक्वल टू क्या आ गया 0। फिर हम देखेंगे इस A1 को, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, A2 भी 0 आ गया और A3 हमारे पास क्या आ गया 1, तो ये हमारे पास लास्ट आ गया। तो इसका मतलब है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, ये तीनों क्या आ गए हैं 0 आ गए हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया ट्रिवियल। तो इसलिए ये कौन सा फिर होगा वेक्टर, ये क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस तरह से इसको आप फॉर्म कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 6 है, आर द वेक्टर्स v1 v2 एंड v3 p2 इन लीनियरली इंडिपेंडेंट आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। तो ये हमें पता है कि ये जो वेक्टर्स हमारे पास आए हैं ये कहाँ से आए हैं, ये P2 से आए हैं। P2 हमारे पास क्या होता है, P2 इज ऑफ द फॉर्म लाइक AT2 प्लस BT प्लस C। तो ये देखें आप यहाँ पे इस फॉर्म के हमारे पास आ रहे हैं, तो ये इसके अंदर कंटेन करते हैं। ये चीज़ हमने पिछले सेक्शन में हमने इसको चेक किया था। नाउ ये हमारे पास आ गया V1, इसको हम लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में जस्ट लाइक दैट A1 V1 प्लस A2 यहाँ पे आएगा A2 V2 प्लस A3 V3 इज इक्वल टू 0। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद इसको हम V1 और इस को यहाँ पे चले यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं इसके फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये V1 हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 1 1 2, V2 क्या आएगा हमारे पास 2 1 0 एंड V3 क्या आएगा हमारे पास 3 2 एंड 2। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमने बनाना है इसका ये वाला सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखें A1, ये हमारे पास आ जाएगा A1, यहाँ से ये हमारे पास आ गया और यहाँ से हमारे पास ये आ गया 3। तो इस तरह से चलें इसको मजीद इस तरह 1 इंटू 1 1 2 प्लस A2 इंटू 2 1 0 प्लस A3 इंटू 3 2 2 इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये आ गया हमारे पास। नाउ इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसका हमने बनाना है सिस्टम। यहाँ पे हम लेंगे A1, या इसको अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो A1 आ जाएगा A1 और यहाँ पे आ जाएगा 2A1, ये बन जाएगा प्लस
इसको हम लिख सकते हैं 2a2 a2 एंड 0, और इसको लिख सकते हैं 3a3 2a3 एंड 2a3 इज इक्वल टू 0 0 0। जी आ गया। तो अब जब हम पहला लेंगे हमारे पास a1 जो इसमें ऐड होगा a2 में, और ये 3 में हमारे पास ये फर्स्ट आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सेकंड ये a1, यहाँ पे a2, यहाँ पे 2a3, ये हमारे पास थर्ड आ जाएगा। लास्ट वाला ये हमारे पास 2a1 यहाँ से 0 आएगा, यहाँ पे इसलिए हम a2 जो है वो 0 है, यहाँ पे a3 ये हमारे पास इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम ये इसका बना लेंगे लीनियर सिस्टम। नो, लीनियर सिस्टम बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसकी जो कांस्टेंट है इनकी हमने फाइंड करनी है वैल्यूज। तो उसके लिए आप इसको चाहे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के इसको सॉल्व कर लें, या इसको आप यहाँ से वैसे सॉल्व कर लें, तो आप इसकी जो है सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसका यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। तो फिर इसको चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बनेगा A1 2 3, यहाँ पे आएगा 1 1 2, यहाँ पे आएगा 2 0 एंड 2, और हमारे पास आ गया 0 0 0 के इक्वल, ये आ गया हमारे पास। अब इसको आप कन्वर्ट कर लें, और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से इसके जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास इस टाइप के आ जाएंगे। सो चलें इसको ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पे उनको भी 2 को भी लो। सो फर्स्ट रो हमारे पास सेम आ जाएगी, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे हमने 0 बन गया, ये माइनस वन ऐड होगा, माइनस वन, ये माइनस, ये भी आ जाएगा माइनस वन, और लास्ट को हमने रो वन को और ऐड कर देना रो थ्री में। तो ये 0 बन जाएगा, ये आ जाएगा माइनस फोर, तो ये भी बन जाएगा माइनस फोर, जीरो माइनस, तो आप वन को बनाना है यहाँ पे, माइनस वन को बनाना है वन। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस रो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास वन में। नो, इस वन के नीचे और ऊपर हमने जीरो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कर रहे हैं हम, जो सेकंड हो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें माइनस टू के साथ और ऊपर ऐड कर दें तो ऊपर जीरो बन जाएगा, तो ये आ जाएगा वन। यहाँ पे ऊपर इसको हमने, या जस्ट इसको हम रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ऊपर हमको ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये जीरो रहेगा, ये 0 1 1 0 रहेगा, और नीचे अगर जीरो करना फोर से मल्टीप्लाई करके हम नीचे ऐड कर देंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो हो गया, और ये भी हमारे पास आ गया जीरो। सो यहाँ से हम इसकी जब सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो आएगा a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट से आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस 3a3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे इसका सोल्यूशन। नाउ इसकी जो वैल्यूज है, अब उनको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पुट करके यहाँ पे अगर हम फर्स्ट से लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि a2 जो है वो आ गया हमारे पास माइनस a3 के, और ये जो हमारे पास आया है ये सेकंड से हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं a3 की वैल्यू, तो ये कुछ इस टाइप की आ जाएगी, a1 इज इक्वल टू माइनस 3a3 एंड प्लस, सॉरी ये भी माइनस आएगा, माइनस 2a2। तो यहाँ पे हम 2 की वैल्यू पुट कर दें, a3, और ये माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन। सो ए हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ गया a3 1, ये आ गया हमारे पास, यानी हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई -a3, और a2 हमारे पास आ गया, ये भी हमारे पास आ गया -a3। सो यहाँ पे अब इस a3
कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो आपको A1 और A2 की वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। तो यानी कि आप यहाँ से इसको हम रेज कर देते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं कि A3 जो है, लेट्स सपोज दैट हम इसको पुट करते हैं A3 इज इक्वल टू 1। तो 1 पुट करने से हमारे पास 1, सॉरी -1 पुट करें तो ये A2 बन जाएगा 1 और ये A1 भी बन जाएगा 1। तो यहाँ से जो उसने वैल्यू निकाली है ये सेम वैल्यूज ही आ जाएंगी। तो अब ये जो वैल्यू निकाली है हमने, तो ये क्या करनी चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ से जो हमने निकाला हुआ है उसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास A2 की वैल्यू जो आ गई वो आ जाएगी 1 और A1 की भी 1 एंड A3 की -1। तो ये हमने जो सोल्यूशन निकाला इसमें आप पुट करके देखें क्या इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। A2 की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे 1, A3 की पुट की -1 इज इक्वल टू 0। ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, सेटिस्फाई कर गया, यानी कि इसकी वैल्यू करेक्ट है। और इसको हम सेटिस्फाई करें, A1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस 2 इंटू A2 की हमारे पास 1 है एंड प्लस 3 की हमारे पास क्या है, -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 0, ये भी आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास इसको सेटिस्फाई कर ले। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास तीन वैल्यू हमने दी हैं ये इस सॉल्यूशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। और ये हमारे पास देखिए तीनों जो है वो जीरो नहीं आ रही, वो क्या है, नॉन जीरो है। तो ये हमारे पास जब ये नॉन जीरो होंगी तो हमारे पास जो वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। यानी A1 A2 एंड A3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ एग्जांपल नंबर 7 है, कंसीडर द वेक्टर। ये हमारे पास फोर वेक्टर इसमें दिए गए हैं और इसको आर क्यूब में लिया है और एस हमारे पास क्या है, इसका सेट है जहाँ से लिए गए हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको चेक करें कि इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। सो सबसे पहले तो हमने इसके जो V1 V2 है इसको हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में फॉर्म करेंगे और देन हम इसका ये बनाएंगे इसका होमोजेनियस सिस्टम और उसको वेरीफाई कर लेंगे। सो फर्स्ट हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं इस फॉर्म में कि A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस A4 V4 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ये हमारे पास आ गया। देन हम इसकी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे इसको यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, ये हमारे पास आ गया A1, यहाँ पे आ गया 1 2 -1 प्लस A2 1 -2 1 प्लस A3 -3 2 एंड -1 प्लस A4 एंड 2 0 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 0 0 इसके। ना यहाँ से अब हम इसको पहले A1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा यहाँ पे A1 2, या चले इसको यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा, A1 इसके साथ आ जाएगा A2 इसके साथ आ जाएगा, सॉरी A1 यहाँ पे भी A1 और यहाँ पे भी A1 A1 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे A2 एंड A2, यहाँ पे आया A3 यहाँ पे आ गया A4 और A4। इसको यहाँ पे हमने अब रेज कर दिया तो ये मैट्रिक्स इस टाइप का हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसका लीनियर सिस्टम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे A1 ये आ गया, A2 हमारे पास ये -A3 एंड ये 2A4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला 0 वाला मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट आ गया। इस तरह सेकंड से फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये -A2 ये हमारे पास 2A3 और ये हमारे पास 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया। लास्ट से करेंगे तो -A1 यहाँ पे A2 यहाँ पे -A3 और लास्ट वाला 0 है तो 0 आ गया। तो इस तरह से इसका आप जो है ना लीनियर सिस्टम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। now लीनियर सिस्टम फाइंड करने के बाद यहाँ पे चाहे आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें और सॉल्व करें या दूसरी सूरत में आप इसको यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिख लें तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास डिपेंडेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये उसने वैल्यू फाइंड करके लिखी हुई है तो इनको हम वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे A1 है उसने दिया है, इसको अगर वेरीफाई करना चाहे यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -1। A2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। A3 की हमारे पास -1 है 1, तो A4 की 0 है तो ये हमारे पास आ गया। अब ये बन गया -2 एंड ये हमारे पास कैंसिल होके 0 ही आता है तो ये इसको वेरीफाई कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे नीचे वाला सिस्टम अगर उसको चेक करें हम
ये जो उसने फाइंड किया है इसकी माइनस ये 1 आ जाएगी और इसकी हमारे पास 1 है और ये 3 की हमारे पास है 0। ये 4 की हमारे पास है वो इस यहाँ पे है ही नहीं, तो ये हमारे पास कैंसिल होकर ये भी आ जाएगा 0। तो दोनों जो सॉल्यूशन हमारे पास आए हैं ये इसको क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं। और ये सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आप इसी तरह इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे 1 1 -3 2, इसका बनेगा 2 -2 2 0 एंड -1 1 -1 0 एंड 0 0 0 ये आ जाएगा। और इसको आप कन्वर्ट करेंगे जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं, इसको आपने रॉ एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना और वहाँ से इसका सॉल्यूशन ले लेंगे। तो आप उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो आपके पास आएँगे A1 उसकी वैल्यू जैसे पुट करते जाएँगे तो आपको ये डिफरेंट सॉल्यूशन इसके मिलते जाएँगे। और तो जस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एक्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें से जो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है हमारे पास वो नहीं आ रहा कि तमाम के तमाम जो इसके कोएफ़िशिएंट है वो 0 हो जाएँ। तो इसलिए ये क्या होगा फिर लीनियरली डिपेंडेंट होगा। नाउ एग्जांपल नंबर 8 है, डिटरमिन वेदर द वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, फाउंड इन एग्जांपल 10 इन सेक्शन 4.10 एज़ द स्पिनिंग सेट सॉल्यूशन सेट ऑफ स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये पीछे हमने एग्जांपल की थी 10। जस्ट हम यहाँ पे इनको दोनों को शो करवाएँगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसको हमने लिख लिया इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के बाद इसका बना लिया हमने होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम बनाने के बाद यहाँ से इसका अगर हमने सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा, तो यहाँ से हम अगर हम लास्ट से देखें तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 0। A2 0 आ रहा है और इससे देखें तो यहाँ से भी A2 की वैल्यू क्या आ रही है? 0। और ये इससे अगर हम देखें तो यहाँ पे A1 इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। और यहाँ से देखें तो आ रहा है -A1 इज़ इक्वल टू -2A2 और इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं A2 की 0 है तो A1 भी हमारे पास क्या होगा? 0। सो यहाँ पे अगर देखा कि A1 भी 0 आ रहा है एंड A2 भी 0 आ रहा है। तो इसको आप वेरीफाई कर लें बेशक इसमें यहाँ पे दोनों 0 पुट करेंगे 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये वैसे 0 है 0 बन जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये वैसे 0 एंड यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0। तो ये हमारे पास और उसके अलावा आप यहाँ पे भी इसकी वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा 0 ये सारा भी 0 और ये हमारे पास ऐड होके 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसको वेरीफाई भी कर रहे हैं और A1 की भी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, A2 की भी 0 आ गई। दोनों हमारे पास क्या आ गए 0 यानी इक्वल हैं, दोनों 0 हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो ये हमारे पास फिर क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट S vector be a set of n vectors in Rn. Let A be the matrix whose columns or row are the elements of S. Then S is linearly dependent if and only if इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0। सो उसका अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो फिर वो क्या होगा लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये हमने प्रूव करवाना है। सो इसका प्रूफ देखें, सपोज दैट S इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। हमने यहाँ पे सपोज किया है कि ये क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट है और हमने ये शो करवा देना है कि ये इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फॉरवर्ड इसको प्रूव करेंगे देन इसको कन्वर्सली प्रूव करवाएंगे। सो देन इट फॉलोज दैट द रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए इज In। तो फिर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए दिया गया है जो कि हमारे पास जिसके हमारे पास ये वाले मैट्रिक्स जो हैं वो मौजूद हैं यानी उसके एलिमेंट्स हैं ये वाले V1 V2 V3 ये इसके क्या हैं एलिमेंट हैं। तो जब उसको हम उस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उसको हम कन्वर्ट करेंगे In के फॉर्म में, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो होगा वो इस टाइप का बन जाएगा, इस तरह यहाँ पे कुछ इस टाइप का बन जाएगा मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा In n क्रॉस n का। तो वो जो ए है जिस पे हमने अप्लाई किया ऑपरेशन उसको इसमें कन्वर्ट किया तो वो क्या होगा उसके रॉ इक्विवेलेंट होगा। ए इज रॉ इक्विवेलेंट टू In, ये हमने पहले चीज देखी है। अब In के रॉ इक्विवेलेंट आ गया है और हमने हमें रॉ इक्विवेलेंट है इसका मतलब है कि जो इसका अगर हम लेते हैं डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट सारे 1 है। तो इसका क्या आएगा जब डिटर्मिनेंट लेंगे 1 0 1 आ जाएगा व्हिच इज इक्वल टू 1 एंड व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेते हैं, इसका अगर हमने लिया मॉड डिटर्मिनेंट तो ये क्या आएगा 1 - 0 व्हिच इज इक्वल टू 1 यानी कि नॉट इज नॉट इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास वो हमारे पास इस मैट्रिक्स का, इसको हम कह लें ए, वो हमारे पास नहीं आ रहा है इक्वल टू 0। तो यही चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। तो इसलिए यहाँ से प्रूव हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कन्वर्सली प्रूव कराएँगे, इसको हम लेंगे और ये प्रूव करवा देंगे कि ये क्या है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो कन्वर्सली इफ डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब है देन ए इज़ रो इक्विवेलेंट टू in। तो यो in के रो इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। सो नाउ अस्यूम दैट द रोज़ ऑफ ए आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये अज़्यूम करें कि जो ए की रोज़ हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, यानी कि जब उसको हम उसके लिखेंगे फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, तो वो तमाम के तमाम 0 नहीं होंगे। Then it follows that the reduced row echelon form of A has a 0 row। तो जब उसकी हम reduced row echelon form बनाएँगे, तो वो उसमें क्या होगी, कम से कम एक रो जो होगी वो आ जाएगी, 0 आ जाएगी हमारे पास, which contradicts the earlier conclusion that A is row equivalent to in। जबकि तो फिर वो क्या कर देगी, वो contradiction बना देगी कि रो जो है वो इसके इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हमने लिया था, सपोज़ किया था कि वो क्या अज़्यूम किया था, लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे हमारी क्या आ रही है, कंट्राडिक्शन आ रही है, तो इसलिए हमारे पास ये डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से आप इसका प्रूफ जो है वो कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 9 है, इज एस अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन S3। क्या ये हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सो इसका हमने यहाँ पे बना लिया है वेक्टर, इसको एस को हमने कन्वर्ट कर लिया है इसमें, यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में। वी फॉर्म द मैट्रिक्स ए आर ए हुज रोज आर इन वेक्टर्स इन एस। ये इसकी रो गिवन है यहाँ पे, उसका हमने बना लिया यहाँ पे मैट्रिक्स। तो इसका हमने फाइंड करना है, अब इसको हमने थ्योरम को यूज करना है। तो उसके लिए अब हम देखें, अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये एस जो है, ये हमारे पास चलें इसको एस नहीं, यहाँ पे एस हमारे पास जो वेक्टर है यहाँ पे इसको ए किया है, ये अगर हमारे पास आता है इज नॉट इक्वल टू 0, देन ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। और अगर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाता है इज इक्वल टू 0, फिर ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इसको हम थ्योरम को यूज करके भी इसको प्रूव करवा सकते हैं, जिस तरह हम पहले करते हैं उसके ना भी करें तो। सो इसका ये हमने, हमारे पास मैट्रिक आ गया, इसका आप डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट का फाइंड होगा, ये हमारे पास 1 0 3 2 1 0 3 2 माइनस 1 मॉड। तो इसका डिटरमिनेंट फर्स्ट रूप में करते हैं तो 1 हमारे पास, यहाँ पे 1 2 0 माइनस 1 आ जाएगा। देन ये हमारे पास माइनस में, और यहाँ पे 0 2 3 माइनस 1, अगेन ये प्लस में, और यहाँ पे आ जाएगा 0 1 3 0। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 1, और ये मल्टीप्लाई 1 1 इंटू 1 माइनस 1 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा माइनस 0। आगे माइनस 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 3 इंटू 2 6 बन जाएगा, और यहाँ पे इसको करेंगे 3 इंटू 0 माइनस आ जाएगा 3। तो यहाँ से आ गया इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस 8, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 3 इंटू 3 9। ये आ गया हमारे पास 8। सो यहाँ पे आ गया माइनस 10 प्लस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस 2 आ गया, आप यहाँ पे उसका आ गया, यहाँ पे 2 आ रहा है। चलें इसको देख लें, यहाँ पे माइनस 2 या 2 वैसे दोनों ही नॉन ज़ीरो आए। यहाँ पे कैलकुलेशन में हो सकता है फ़र्क उसकी आ गया हमारी कैलकुलेशन में। तो ये इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो ही आएगा। सो देख लीजिए यहाँ पे, चाहे माइनस 2 आए या 2 आए, डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो। जो डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो है, तो ये हमारे पास इम्प्लाइज़ क्या करता है, जो एस है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर इसका डिटर्मिनेंट आ जाता 0, देन ये क्या हो जाना था, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाना था। ये हमने उस थ्योरम को यूज़ करना। अब कोई भी आपके पास इस तरह का सॉल्यूशन दिया हो मैट्रिक्स, तो आप ये वाला थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें और उसको चेक कर लें कि वो लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट थ्योरम जो है 4.6 है, लेट S1 S2 बी फाइनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस
वेक्टर स्पेस के फाइनाइट सबसेट है एंड लेट S1 बी द सबसेट ऑफ S2 और S1 जो है वो S2 का सबसेट है। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इफ S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट सो S2। अगर S1 जो है वो लीनियर डिपेंडेंट होगा तो S2 भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये क्या उसका सबसेट है। एंड इफ S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सो S1 इज इंडिपेंडेंट। S1 जो है वो सबसेट है S2 का। तो S1 अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो S2 भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लीनियरली डिपेंडेंट हमने देखा था कि उसमें कम से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए हमारे पास। तो अगर इसमें एक नॉन ज़ीरो है तो इस ये तो इसका सबसेट है, तो इसमें तो लाज़मी तौर पर ये तो नॉन ज़ीरो होगा, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास S2 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो इसका मतलब है इसके तमाम जो क हमारे पास कौन आएँगे A1, A2 कांस्टेंट जो आएँगे वो सारे क्या हैं, इक्वल टू 0 हैं। तो इसके अगर सारे 0 हैं तो ये तो उसका सबसेट है, तो इसमें तो लाज़मी तौर पर वो सारे 0 होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये थ्योरम जस्ट आप इस यहाँ पे प्रूफ है, इसका प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ को आप चेक कर सकते हैं। ईज़ी सा है, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। प्रूफ इसका ऐसे सेम ही है जिस तरह से बताया है, इस तरह उसको प्रूफ किया गया, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसने S1 से बनाया है उसका कॉम्बिनेशन, देन उसको क्योंकि S1 S2 का सबसेट है तो उसमें कर दिया हमारे पास। तो अगर ये डिपेंडेंट है तो वो भी डिपेंडेंट होगा, देन सेम इस तरह से इसको इंडिपेंडेंट जो है वो नीचे आप चेक कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे अ, ये थ्योरम जो है 4.7। The non-zero vectors v1, v2, vn in a vector space V are linearly dependent if and only if one of the vectors vj, where j is greater than 2 or equal to, is a linear combination of the preceding vectors v1, v2 and vj। तो हमारे पास वो कहता है कि नॉन जीरो वेक्टर जो है वो इस स्पेस में वो क्या लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास जो एक वेक्टर है vj इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन हो ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर, ये पीछे वाले उसके वेक्टर का क्या हो, अगर कॉम्बिनेशन आ जाए तो फिर वो क्या होंगे, लीनियर डिपेंडेंट होंगे। क्या मतलब है कि देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल v1, ये हमारे पास कोई वेक्टर हम लेते हैं v1, v2, v3 एंड v4, ये हमने वेक्टर ले लिया। अब ये हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ अगर उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है जैसे कि a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 ये इक्वल आ जाए किसके, a4 v4 के। यानी ये जो हमारे पास लास्ट वाला वेक्टर है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इनको लिख सकें, तो देन हमारे पास ये क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कराएंगे। ये चीज़ हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी थी कि इसका मतलब होगा कि वो इसके तमाम वेक्टर जो है वो जीरो नहीं है। सो ये चीज़ उसने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये थ्योरम हमारे पास आ गया, आप इसको भी यहाँ पे प्रूव करना चाहें, उसका प्रूफ चेक कर सकते हैं। जिस तरह के यहाँ पे चलें इसको देख लें। इफ Vj इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2 एंड Vj मानो दैट इज़ हम Vj को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। देन हम इसको A1 V1, A2 V2 एंड Aj माइनस V1 प्लस अब यहाँ पे जो हमारे पास Vj है, जब ये इस साइड पे हमारे पास आएगा राइट साइड पे, या इस तरह कह लें कि दोनों साइड पे हमने क्या कर दिया, Vj माइनस 1 के साथ क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, तो इस साइड पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। सो राइट साइड पे 0 बन गया और ये हमारे पास आएगा माइनस 1 j, या इसको ऐसे कह लें तो यहाँ पे 0 हो गया, ये इस साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा माइनस Vj, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू Vj। तो इसलिए यहाँ पे उसने ये लिख दिया और बाकी हमारे पास Vj प्लस 1 वो सारे क्या हैं, वो ज़ीरो मैट्रिक्स ही होंगे हमारे पास। सिंस एट लीस्ट वन कोएफिशिएंट माइनस 1 इज़ नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर A1, A2 ये सारे ज़ीरो भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट लीस्ट एक हमारे पास क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है। सो वी कंक्लूड दैट ये हमारे पास क्या आ गया है, लीनियरली डिपेंडेंट आ गया। सो कन्वर्सली क्या है कि सपोज दैट V1, V2, Vn आर लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है देन देयर एग्जिस्ट A1, A2 नॉट ऑल ज़ीरो सच दैट, डेफिनेशन हमने अप्लाई की है। अगर ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे पास इस ज़ीरो के इक्वल में लिखा जा सकता है। और ये हमारे पास A1, A2 जो है वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो नहीं होंगे। अगर ये सारे ज़ीरो नहीं होंगे, नाउ लेट J बी द लार्जेस्ट सबस्क्रिप्ट फॉर द व्हिच A J
इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर जे इज ग्रेटर देन 2 देन। तो यहाँ पे हमने वी जे जो ले लिया वो क्या है, इसका लार्जेस्ट यहाँ पे कोएफिशिएंट ले लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1 A2 है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ए जे के साथ, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। सो ए जे बी जे इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब दूसरे सारे नेगेटिव हमारे पास, या इसको कह लें, इसके ऐसे कर लें, इसको हम लिखते हैं ये जो ए, इसको आप कह लें ए जे एंड वी जे। सो ये बन जाएगा माइनस ए जे बी जे इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 अप टू इस तरह से सो ऑन। तो यहाँ से हम अगर वी जे निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ए जे से डिवाइड करना पड़ेगा इन सब को। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस A1 ए जे साथ ये क्या आ गया V1। यहाँ पे भी वो माइनस यहाँ पे डिवाइड होगा तो माइनस आ जाएगा A2 ए जे यहाँ पे V2। तो इस तरह से हमारे पास चलते जाएंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। नाउ इफ J1 इज J इज इक्वल टू 1, अगर J को हम क्या कर दें 1 लिख दें, तो J को 1 करने से देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, V1 इज इक्वल टू यहाँ पे A1 ओवर क्या हमारे पास आ जाएगा, A1 कैंसिल होके यहाँ पे बन गया माइनस V1। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए हमने 1 पुट किया तो A2/A1। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से आप चलें इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं हम। इसको हम कहते हैं ए जे एंड बी जे। तो यहाँ से अगर J1 पुट करते हैं तो हमारे पास ये टर्म क्या बन जाएगी, A1 V1 इक्वल टू क्या आ जाएगी 0। बाकी वैसे टर्म क्योंकि हमारे पास nth टर्म है ना, लास्ट टर्म है, तो हमें ये फर्स्ट टर्म दे देगी A1 0। यहाँ से अगर हमने बोला हुआ है कि A1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने लिया था कि ये 0 नहीं होना चाहिए, फिर हमारे पास V1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो विच implies that V1 is equal to 0, a contradiction of the hypothesis that none of the vectors is the zero vector। तो यहाँ पे कंट्रडिक्शन आ जाती है कि कोई भी वेक्टर जब वो 0 नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर क्या आ रहा है 0, जब हमारे पास ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0। दस वन ऑफ द वी जे, तो इसलिए हम जो वी जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है ऑफ द प्रोसीडिंग, उससे पीछे वाले जो वेक्टर यहाँ पे मौजूद होंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पे प्रूव हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10 है, लेट v इज इक्वल टू R3 एंड ऑल्सो V1 V2 V3 एंड V4, वी फाइंड एंड वेरीफाई दैट। तो इसका हमने क्या बना लिया, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिख लिया है 0 V4 में। सो V1 V2 एंड V3 V4 आर द लीनियर डिपेंडेंट। वही देन है, यहाँ पे इसको चेक करते हैं। सो इसी थ्योरम को यहाँ पे हम अप्लाई करके देख लेते हैं जो हमने अभी किया है। यहाँ पे देखिए इसको हम लिखेंगे A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस A4 V4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम जो है इसका जो लास्ट वाला है V4, इसको अगर हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इनके, देन ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये अभी हमने थ्योरम जो किया उससे अकॉर्डिंग। सो देखते हैं कि क्या हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या है कि हम B1 इन सब को क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के चेक करेंगे। सो ये हमारे पास है V4, तो इसको हम यहाँ पे उसने यहाँ पे लिख दिया, इसको चेक करके देख लेते हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। V4 हमारे पास क्या है 2 0 0 इज इक्वल टू V1 हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 2 -1 प्लस V2 क्या है 1 -2 1 और V3 हमारे पास क्या है यहाँ पे V3 यहाँ पे उसने लिया है 0। सो 0 इंटू -3 2 -1, तो ये सारे 0 हो जाएगा। तो इनको आप अगर ऐड करेंगे 1 इंटू 1, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2, -2 को 2 में ऐड करेंगे तो 0, 1 को -1 में ऐड करेंगे तो 0। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम जो V4 है, जो उसका Vj वेक्टर है, इसको इसके प्रीसीडिंग वेक्टर में क्या लिख सकते हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो V4 अगर V1 V2 एंड V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो देन इसे क्या कहेंगे, ये क्या होगा
लिनियरली डिपेंडेंट होगा जो हमने अभी थ्योरम किया है। बाकी आप अगर को इसको वैसे प्रूव करवाना चाहते हैं, तो देन आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करके इसको भी आप चेक कर सकते हैं। पीछे वाली डेफिनेशन अप्लाई करके भी उसके कोएफ़िशिएंट को अप्लाई करते हो। यहाँ पे हमने पीछे वाला थ्योरम यूज़ किया है। उसके बाद ये कुछ रिमार्क्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 11 है, कंसीडर द सेट ऑफ वेक्टर्स S V1, V2, V3, V4 इन R4 वेयर ये हमारे पास 4 दिए गए हैं एंड लेट W इज़ अ स्पेन S सिंस के जो स्पेन है इसका जो हमारे पास स्पेन बनेगा, स्पेन सेट वो क्या है पूरा W आ रहा है जहाँ से ये लिए गए हैं। सो यहाँ से वही चीज़ जो है, यहाँ पे जस्ट यहाँ मेंशन किया गया है कि जो V4 है, उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं V1 एंड V2 के। देखिए यहाँ पे हम अगर V1 लेते हैं 1, 1, 0, 0 उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम 1, 0, 1, 0 करते हैं। तो हमारे पास जब ऐड करेंगे 1, 1 क्या बन जाएगा 2, 1, 0 क्या बन जाएगा 1, 1, 0, 1 एंड 0, 0, 0। तो ये देखिए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है 4। तो इसका मतलब है V4 जो है उसको हम V1 एंड V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो यहाँ से हमने लिया कि W जो है वो इक्वल है स्पेन S के। अब यहाँ से क्या है हमारे पास आ रहा है, वी कंक्लूड दैट W इज इक्वल टू स्पेन S1। तो यहाँ पे एक उसका स्पेनिंग सेट बन गया है और जो S1 है स्पेनिंग सेट वो किसके इक्वल होगा, ये V1, ये V2 एंड V3 के हमारे पास आ गया। यानी कि ये जो इसका स्पेनिंग सेट है वो क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया। सो इस तरह से आप जस्ट इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो ये हम नेक्स्ट में करेंगे।